जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में 10 सिलेक्शन ग्रुप बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करेंगे, जिसमें क्लास होगा बायोलॉजी का और बायोलॉजी क्लास नंबर 6 होगा। इसके पहले बायोलॉजी में 5 क्लास करवा चुके हैं। अगर आप लोग पीछे क्लास नहीं देखें तो पीछे क्लास ज़रूर देखिएगा। और आपको बता देते हैं कि इस बुक में जो है ना पॉलिटी का पूरा क्लास करवा चुके हैं। तो पॉलिटी का एक वीडियो में आपको सारा क्लास मिल जाएगा, पूरा मैराथन क्लास। उसमें जितने भी बिहार दरोगा क्वेश्चन पूछा गया है, इस बुक में जितना भी दिया गया था 2008 से लेकर 2024 तक, वो सारा पॉलिटिकल का करवा दिए। ठीक है, अभी जो देख रहे हैं इसमें जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी में देखेंगे क्लास नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग पीछे क्लास नहीं देखें सभी लोग देख लीजिएगा। और आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 131 से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो क्लास नंबर होगा 6 होगा बायोलॉजी का। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपका 100% आपको फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज 131 से होगा। बाकी देखिए सब सारा जो है ना हम क्लास करवा चुके हैं और इसका सभी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ और आला स्टडी ग्रुप के नाम से, जिसमें 18,000 प्लस मेंबर है। उसी पे जो है ना उसी को ज्वाइन करना, उसी पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जितनी भी क्लास आगे आएगा आपको सारा पीडीएफ वहाँ पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। देखिए आज का क्लास ना क्वेश्चन नंबर कहाँ से होगा, 131 से होगा। ठीक है, देखिए बिहार दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा 16/7/2023 को एग्जाम हुआ था। इसी से जो है ना यहाँ से कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी इसके पहले जितने भी क्लास था वो सारा हम करवा चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा का सारा करवा चुके हैं। तो पीछे का जरूर देखिएगा, सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका पॉलिटी का मैराथन क्लास। बाकी पार्ट बाई पार्ट आपका सारा मिल जाएगा। और ये बायोलॉजी का जितने भी पाँच क्लास करवाएं आपको वो भी क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन 131 कह रहा है किन्हीं में से कौन से पादप युग्म उभयलिंगी पुष्प होते हैं, बताइए क्या होगा। कह रहा है किन्हीं में से कौन से पादप युग्म उभयलिंगी पुष्प होते हैं, बताइए क्या होगा। तो 131 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गुड़हल तथा सरसों। क्या होगा, गुड़हल तथा सरसों होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि उभयलिंगी पौधे किसे कहते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट। तो कह रहा है ए ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नर और मादा जनन अंग एक ही पौधे पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और ये फूल स्वयं को स्वपरागित कर लेते हैं। और आगे कह रहा है कि एग्जाम्पल में क्या है, ट्यूलिप, सूरजमुखी, गुड़हल, सरसों, लिली, कमहरा, खीरा और मक्का, ककरबीटा, टमाटर, बैगन, गुलाब, हर्बिकस, गुलाब और क्या है तो धतूरा एक लिंगी है। ठीक है, अनसेक्सुअल है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि यूनिसेक्सुअल। आगे कह रहा है कि जिन फूलों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर में से केवल एक ही भाग होता है उसे एकलिंगी फूल कहते हैं। तो एकलिंगी फूल किसे कहते हैं, तो जिन फूलों में पुंकेसर और स्त्री केसर में से एक भाग ही होता है उसे एकलिंगी फूल कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, पपीता है, सफ़ेद दस सहतूत है, और तरबूज है, ककड़ी है, मक्का और क्या है, घिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे कह रहा है कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं, बताइए कैसी होती है, बताइए चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है क्या है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवृत्ति क्या है, अंग है। क्या है, संवृत्ति अंग है। ठीक है, तो कह रहा है कि चमगादड़ और पक्षी के पंख सतही के रूप में एक जैसे होते हैं और हालांकि इनकी अलग अलग क्या है, विकासवादी उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि चमगादड़ और पक्षी के पंख समरूप अंगों के क्या है, उदाहरण है। और समरूप अंग वे अंग होते हैं जो समान कार्य करते हैं और देखने में भी क्या है, समान होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि समरूप अंग वे अंग होते हैं जो समान कार्य करते हैं और देखने में भी क्या होते हैं, तो समान होते हैं, वही जो है ना समरूप अंग कहलाता है। ठीक है, लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना क्या होती है, तो भिन्न होती है, उसे क्या कहेंगे, समरूप अंग बोलेंगे। ठीक है, लेकिन नोट में दिया हुआ इस टॉपिक को पहले ही बताया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 133 कह रहा है कि डैश एक आवश्यक तत्व है। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, बताइए कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 133 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन। तो प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन एक क्या है, तो आवश्यक तत्व है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोटीन अमीनो एसिड का क्या है, बायोपॉलीमर है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड का एक क्या है, बायोपॉलीमर है। क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड के बायोपॉलीमर है, इसलिए नाइट्रोजन की अनुपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज एक क्या है, रासायनिक तत्व है। मैग्नीज क्या है, यह एक रासायनिक तत्व है। इसका रासायनिक चिन्ह दृढ़ और परमाणु नंबर कितना होता है, 25 होता है। किसका, तो मैग्नीज का। ठीक है, और यह एक कड़ा और क्या है, टूटने वाला धातु है।
प्रकृति में यह शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, बल्कि अन्य तत्वों के साथ बने यौगिक में क्या होता है तो मिलता है। आगे कह रहा है कि मैग्नीज की कमी से हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों में दर्द और मंड में तेजी से बदलाव की क्या होती है समस्या हो सकती है। तो कह रहा है कि मैग्नीज की कमी से हड्डियों में कमजोरी, जोड़ों में दर्द और मंड में क्या है तेजी से बदलाव की क्या होती है तो समस्या हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है जिंक जस्ता के बारे में कह रहा है कि यह एक खनिज है। जिंक जस्ता क्या है तो यह एक खनिज है जो शरीर में कई कार्यों के लिए क्या है जरूरी है। इसी को जो है ना मतलब कहा जाता है क्या, जिंक कहते हैं। ठीक है। याद रखिए कह रहा है कि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। कौन? जिंक। और जिंक से जुड़ी कुछ जानकारी क्या क्या है देखिए। जिंक से घाव भरते हैं, जिंक से क्या होता है तो घाव भरते हैं। और यह इंसुलिन केवल रेगुलेट करता है, क्या करता है रेगुलेट करता है। और मोटापा क्या करता है तो कम करता है। और मांसपेशियों को क्या करता है मजबूती देता है। ठीक है। और कई तरह के इन्फेक्शन से लड़ता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि शरीर में नई स्वस्थ कोशिकाओं का क्या करता है निर्माण करता है। और स्वाद और गंध को बनाए रखने में क्या करता है मदद करता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि थायराइड फंक्शन को बनाए रखने में क्या करता है मदद करता है। ठीक है। नहीं देखिए टॉपिक क्या है, फास्फोरस एक क्या है रासायनिक तत्व है। फास्फोरस क्या है, फास्फोरस के बारे में कह रहा है कि फास्फोरस क्या है एक रासायनिक तत्व है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है P होता है। इसके परमाणु संख्या कितनी होती है तो 15 होता है। और यह एक मोम जैसा क्या है केमिकल होता है। ठीक है। जो हल्का पीला या क्या होता है रंगहीन होता है। कौन? फास्फोरस। और इससे सड़े हुए लहसुन जैसी क्या होती है तेज गंध आती है। और यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या होती है आग पकड़ लेती है। कौन? फास्फोरस। ठीक है। आगे कह रहा है कि माचिस की तिल्ली में लाल फास्फोरस का क्या होता है प्रयोग होता है। और श्वेत फास्फोरस काफ़ी ज्वलनशील होता है। इसे जो है ना पानी में रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन की शाखा को क्या कहा जाता है बताइए। कह रहा है कि आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं तो ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्थियोलोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि आंखों और आंखों से जुड़े रोगों से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा को नेत्र विज्ञान ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। और नेत्र विज्ञान में आंखों की रचना, आंख के काम करने के तरीके और आंखों की बीमारियां उनके चिकित्सा से जुड़ी क्या है जानकारियां होती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि ऑप्थोमोलॉजिस्ट क्या है तो कह रहा है यह एक मेडिकल डॉक्टर होता है। ठीक है। MD होता है जिसके पास आंखों की और दृष्टि की देखभाल विशेषज्ञता होती है। और ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो है ना आंखों की जांच करने और रोग की पहचान और उसका उपचार करने, दवाएं प्रिस्क्राइब करने और आंखों की सर्जरी करने के लिए होती है प्रशिक्षित होती है। ठीक है। और आगे कह रहा है कि वे चश्मे और क्या है तो वे चश्मों और कॉन्टैक्ट लेंस की क्या है प्रिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि ऑप्टोमेट्री क्या है तो ऑप्टोमेट्री क्या है एक विज्ञान है। ऑप्टोमेट्री क्या है एक विज्ञान है। और यह दृष्टिबाधित लोगों की आंखों की जांच कर दृष्टि दोष दूर करने के लिए करेक्टिव ग्लासेस की क्या है चश्मे के नंबर बताता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या है तो कह ऑप्टोमेट्री में दक्ष में क्या है व्यक्ति होता है। कह रहा है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या है तो ऑप्टोमेट्री दक्ष व्यक्ति होता है। यह एक नेत्र देखभाल पेशेवर होता है जिसे ऑप्टोमेट्री दृष्टिमिति में भी क्या होता है डिग्री ली जाती है। ठीक है। डिग्री ली होती है। तो कह रहा है यह जो है ना यह नेत्र देखभाल पेशेवर होता है जिसने ऑप्टोमेट्री मतलब दृष्टिमिति में क्या होता है डिग्री ली होती है। ठीक है। आगे कह रहा है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट दृष्टि और स्वास्थ्य समस्याओं दोनों के लिए आंखों की जांच करते हैं। ठीक है। और चश्मे व कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब करके रिफ्रैक्टिव एरर यानी अपवर्तित त्रुटियों क्या करते हैं तो ठीक करते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि ये आंखों जो है ना ये आंखों की सर्जरी करने के लिए होती प्रशिक्षित नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ओन्कोलॉजी क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि चिकित्सा की वह शाखा जो कैंसर के निदान और उपचार से संबंधित है उसी को जो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है। और इसमें कैंसर के उपचार के लिए सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और क्या है अन्य उपचार क्या है तो शामिल है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है ऑन्कोलॉजी कैंसर के इलाज की सबसे क्या है पुरानी विधि है। ठीक है। यहाँ पे पुरानी विधि है। नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजी, इसी को क्या बोलते हैं डेंटोलॉजी। तो कह रहा है कि दांतों और दांतों से जुड़ी बीमारियां का क्या होता है अध्ययन किया जाता है किसमें ओडोंटोलॉजी में। ठीक है। और दांतों की संरचना और बीमारियों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को ओडोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। दांतों की संरचना और बीमारियों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं ओडोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन का पेपर है। देखिए बिहार दरोगा PT एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट
17/12/2023 को एग्जाम हुआ था, उसी का जो है ना पेपर जितने भी बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा बायोलॉजी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 135 कर रहा है, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है बताइए, क्या है। तो 135 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला जर है। क्या है, काला जर है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इसे विसरल लिसोमैनेसियासी, कह रहा है कि इसे विसरल लिसमैनियासिस या ब्लैक फीवर या दमदम बुखार के नाम से जाना जाता है, और यह रोग जीनस लिसमैनिया के प्रोटोजोआ परजीवी कारण होता है। ठीक है, काला जर। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा, कह रहा है इन्फ्लुएंजा सैलमिक ज्वर मतलब वायरस के कारण मानव समुदाय में होने वाला क्या है, एक संक्रामक रोग है, और यह रोग प्रायः महामारी के रूप में क्या होता है, तो फैलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है हैजा, कोलेरा जिसको बोलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि बीस सूचिका, कह रहा है कि बीस सूचिका हैजा व्यक्ति द्वारा दूषित भोजन या पानी पीने के कारण होने वाले क्या है, आज संबंधी क्या है, संक्रामक रोग है। तो कह रहा है कि बीस सूचिका हैजा व्यक्ति द्वारा दूषित भोजन या पानी पीने के कारण होने वाले आज संबंधी क्या है, संक्रामक रोग है, और आमतौर पर यह विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट है टाइफाइड, टाइफाइड के बारे में कह रहा है कि यह एक जीवाणु संक्रामक बीमारी है, कौन, टाइफाइड, और जो साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है, कौन होता है, टाइफाइड होता है। ठीक है, यह बीमारी पाचन तंत्र और ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। जो टाइफाइड होता है यह बीमारी पाचन तंत्र और ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। आगे कह रहा है कि टाइफाइड में शरीर का सबसे अधिक प्रभावित भाग बोलेगा तो क्या होता है, तो आंत होता है, और यह बैक्टीरिया आपके शरीर में मुंह के जरिए क्या होता है, प्रवेश करता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 136 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनअपचयी शर्करा है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनअपचयी शर्करा है बताइए, क्या होगा। तो 136 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, सुक्रोज है। क्या है, सुक्रोज है। ठीक है, तो कह रहा है कि अनअपचयी शर्करा क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। तो कह रहा है सुक्रोज को छोड़कर सभी मोनोसेक्राइड और एवं डाइसेक्राइड अपचयी शर्करा होते हैं। तो कह रहा है कि सुक्रोज को छोड़कर सभी मोनोसेक्राइड एवं डाइसेक्राइड क्या होते हैं, अपचयी शर्करा होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि माल्टोस, लैक्टोस और सेलोबायोस डाइसेक्राइड है एवं ये अपचयी शर्करा है। ठीक है, तो कह रहा है कि माल्टोज, लैक्टोज और सेलोबायोस डाइसेक्राइड है एवं ये सभी क्या है, अपचयी शर्करा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सुक्रोज डाइसेक्राइड होते हुए भी अपचयी शर्करा नहीं है बल्कि यह अनअपचयी शर्करा है। ठीक है, नोट में दिया कि सेलोबायोस डाइसेक्राइड है जबकि सेलुलोज क्या है, पॉलीसेक्राइड होता है। तो कह रहा है सेलोबायोस डाइसेक्राइड है जबकि सेलुलोज क्या है, तो पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, नेक्स्ट है अनअपचयी शर्करा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो कह रहा है पॉलीसेक्राइड अनअपचयी शर्करा होते हैं जैसे सेलुलोज, स्टार्च और क्या है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, आगे देखिए शर्करा के बारे में दिया है, कह रहा है शर्करा घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शर्करा क्या है, शर्करा घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये मीठे स्वाद वाले होती है जिनमें कई भोजन में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि शर्करा, कह रहा है कि शर्करा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होता है सरल शर्करा, एक होता है मिश्रित शर्करा। ठीक है, तो कह रहा है कि शर्करा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक सरल शर्करा होता है, एक मिश्रित शर्करा होता है। तो कह रहा है कि सरल शर्करा जिसे एकल शर्करा भी कहा जाता है, सरल शर्करा को क्या बोलते हैं, तो एकल शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलैक्टोज शामिल होता है। आगे कह रहा है कि यौगिक शर्करा जिसे डाइसेक्राइड या द्विशर्करा भी कहा जाता है, एक ग्लाइकोसिड बंधन द्वारा जुड़ने वाले दो एकल शर्करा से क्या है, बने अणु होते हैं। ठीक है, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज और क्या है, माल्टोज है। ठीक है, आगे कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीकरण के अनुपात 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात कितना, 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, कह रहा है कि शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की जो है ना 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि जब 1 ग्राम वसा जलती है तो हमें लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है डाइसेक्राइड, एक होता है पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है डाइसेक्राइड, तीसरा क्या होता है, तो पॉलीसेक्राइड होता है। तो पहला कह रहा है कि मोनोसेक्राइड के बारे में कह रहा है कि यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे क्या है, सरल अवस्था है, जैसे क्या है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और क्या है, मोनोज ट्राइज। ठीक है,
दूसरा क्या है, डाइसेक्राइड, कह रहा है कि समान या भिन्न मोनोसेक्राइड दो अणुओं के संयोजन से एक क्या है, डाइसेक्राइड बनता है। ठीक है, तो कह रहा है कि डाइसेक्राइड किसे कहेंगे, तो समान या भिन्न मोनोसेक्राइड के दो अणुओं के संयोजन से एक डाइसेक्राइड बनता है। जैसे क्या है, सुक्रोज एवं लैक्टोज और क्या है, माल्टोज। ट्रिक क्या है, सलाम। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा तो क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा, और ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज बनेगा, और ग्लूकोज और लैक्टोज मिलेगा तो क्या बनेगा, गैलेक्टोज बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि नोट में दिया हुआ है, कह रहा है कि सोलोबायोस डाइसेक्राइड है, जबकि सेलुलोज क्या है, पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड के बारे में, कह रहा है कि मोनोसेक्राइड के कई अणुओं से मिलने से लंबी श्रृंखला वाले आकलनशील पॉलीसेक्राइड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो कह रहा है कि मोनोसेक्राइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाले आकलनशील पॉलीसेक्राइड का निर्माण होता है। और पॉलीसेक्राइड प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। और इसके अन्य उदाहरण बोलेगा तो स्टार्च है, ग्लाइकोजोन है, और काइटिन है, सेलुलोज और क्या है, गोंद आदि है। ठीक है, आगे कह रहा है कि पॉलीसेक्राइड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्या है, तथ्य है। तो कह रहा है कि पॉलीसेक्राइड के लिए समान वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो क्या है, तो ग्लाइकेन है। पॉलीसेक्राइड के लिए समान वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो क्या है, तो ग्लाइकेन है। और पॉलीसेक्राइड का मुख्य काम भोजन का संग्रह और संरचना का क्या करता है, निर्माण करना है। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड का मुख्य काम क्या होता है, तो भोजन का संग्रह और क्या करना, संरचना करना होता है। ठीक है, और पॉलीसेक्राइड क्या होता है, ये स्वाद में मीठे नहीं होते, इसलिए इन्हें गैर शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है, और पॉलीसेक्राइड में आमतौर पर 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड इकाइयाँ होती है। नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड जैविक पॉलीमर का एक क्या है, महत्वपूर्ण वर्ग है। और पॉलीसेक्राइड पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों में क्या होते हैं, तो पाए जाते हैं। और पॉलीसेक्राइड अपने उच्च पोषक मूल्य और हमारी प्रतिरक्षा और पाचन कार्यों और विसहरण प्रणाली पर क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, किसके द्वारा, बताइए। कह रहा है कि आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, किसके द्वारा, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रुधिर के द्वारा। किसके द्वारा, रुधिर के द्वारा। ठीक है, आगे कह रहा है कि आंतों में वसा का पाचन पायसीकरण द्वारा होता है। आंत में वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा कि आंत में वसा का पाचन पायसीकरण द्वारा होता है। और आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन रुधिर द्वारा होता है। ठीक है, तो याद रखिए कि आंत में वसा का पाचन बोलेगा किसके द्वारा होता है, तो पायसीकरण के द्वारा होता है। और आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा होता है, तो रुधिर के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए वह सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए, बताइए क्या होगा। जीवाणु जनित रोग बताइए, इसमें जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन है, बताइए बताइए कौन कौन है। तो एक क्या है, कुष्ठ रोग और टिटेनस है। और दूसरा क्या है, तो हैजा और क्या है, मस्तिष्क कावरण रोशोध है। ठीक है, क्या है, जीवाणु से होने वाला रोग है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ए और बी है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन है, देखिए कह रहा है कुष्ठ रोग, टिटेनस, निमोनिया, प्लेग, कोढ़, टाइफाइड, हैजा इत्यादि। कह रहा है कि मस्तिष्क कावरण शोध यह मुख्य रूप से जीवाणु द्वारा होता है, लेकिन यह विषाणु एवं कवक से भी हो सकता है। ठीक है, और मोतीझरा कह रहा है कि तीव्र ज्वर है जो कुछ सप्ताह तक बना रहता है और साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग के बारे में कह रहा है, विषाणु के बारे में कह रहा है एड्स, पोलियो, पीलिया, जिसको क्या बोले, हेपेटाइटिस या जॉन्डिस कहा जाता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, रेबीज, डेंगू ज्वर, ट्रेकोमा इत्यादि सब किससे होता है, तो विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, किसको, बताइए। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, बताइए क्या होगा। तो 139 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अधिवृक्क ग्रंथि गुर्दे के ऊपर पाई जाती है और एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है और यह शरीर में तीव्र उत्तेजना क्या करता है, उत्पन्न करता है। और इस हार्मोन को लड़ो या उरो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है, बताइए। कह रहा है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है, तो रंध्र का जो छिद्र होता है क्या होता है, तो खुल जाता है। क्या होता है, तो खुल जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जल के अवशोषण कारण द्वार कोशिकाओं फल जाती है, जिससे मतलब जो है ना फैल जाती है, जिससे क्या होता है, रंध्र खुल जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, फैल जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जबकि द्वार कोशिकाओं के सिकुड़ने पर क्या होते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, और रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं में स्फीति परिवर्तनों के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि रंध्रों का खुलना
रंध्रों का खुलना बंद होना द्वार कोशिकाओं में स्फीति परिवर्तनों के कारण होता है, और द्वार कोशिकाओं जब स्फीति होती है तब रंध्र खुल जाते हैं, जबकि शिथिल अवस्था में क्या होते हैं, रंध्र हो जाते हैं। ठीक है, रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बंद होगा, क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट करा देखिए, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार दरोगा पीटी एग्जाम सेकेंड शिफ्ट का 17/12/2023 को एग्जाम हुआ था, उसी का पेपर है। ठीक है, तो कह रहा है कि रस संवेदी ग्राही किसके कारण पता लगाते हैं, बताइए। कह रहा है कि रस संवेदी ग्राही किसके कारण, मतलब किसका पता लगाता है, बताइए। जो रस संवेदी है ग्राही किसका पता लगाता है, बताइए। तो 141 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाद का पता लगाता है। ठीक है, तो रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि संग्राहक और आमतौर पर हमारी इंद्रियों स्थित होते हैं, जैसे कि आंतरिक कान, नाक, जीभ आदि, और संग्राहक की सहायता से हम अपनी नाक से चीज़ों को सूंघते हैं और अपनी जीभ से चीज़ों का स्वाद लेते हैं, और अपने कानों से चीज़ों को सुनते हैं और अपनी आँखों से चीज़ों को देखते हैं। और रस संवेदी संग्राहक जीभ पर पाए जाते हैं और समान रूप से स्वाद कलिकाओं और वितरित होते हैं, और उनका प्राथमिक कार्य स्वाद का क्या है, पता लगाना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे कह रहा है कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का का निर्माण में सहायक होता है, बताइए कौन है। कह रहा है कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है, कौन है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लेटलेट होगा। क्या होगा, प्लेटलेट होगा। ठीक है, तो कह रहा है रक्त अस्कंदन रक्त की वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा रक्त द्रव की अवस्था में से क्या होता है, अर्ध ठोस जेल की अवस्था में चला जाता है और थक्का बना लेता है। ठीक है, और यदि अस्कंदन ठीक से ना हो तो घाव से रक्त बहता रहता है, जो प्राणी के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक हो सकता है, यह मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि शरीर के बाहर मुख्य रूप से रक्त अस्कंदन फाइब्रिनोजन नामक एंजाइम मतलब प्रोटीन के द्वारा होता है, और अस्कंदन के लिए रक्त के बिंबाणु मतलब प्लेटलेट सक्रिय होकर एक दूसरे से क्या है, चिपकने लगते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि रक्त अस्कंदन के प्रमुख कारक क्या है और रक्त को जमाने में सहायक होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइब्रिनोजन रक्त के विमाणु मतलब प्लेटलेट, विटामिन के, सोडियम, आयरन और क्या है, तो कैल्शियम आयन इत्यादि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे कह रहा है कि पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है, बताइए। कह रहा है कि पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है, बताइए क्या होगा। तो 143 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरिथ्रोसाइट्स। क्या है, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो पॉलीसाइथेमिया वेरा एक प्रकार क्या है, रक्त कैंसर है, और यह आपके अस्थि मज्जा को बहुत अधिक लाल रक्त कोशिकाओं बनाने का कारण बनता है, और ये अतिरिक्त कोशिकाओं आपके रक्त को गाढ़ा कर देती है और इसके प्रवाह को धीमा कर देती है, जिससे क्या होता है, रक्त के थक्के जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है। और पॉलीसाइथेमिया वेरा किसी भी उम्र में हुई हो सकता है, लेकिन यह 50 से 75 वर्ष के वयस्कों में अधिक आम होता है, मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, और पॉलीसाइथेमिया दुर्लभ है और यह आमतौर धीरे धीरे विकसित होता है और क्या होता है, हो सकता है। ठीक है, विकसित होता है और हो सकता है, और आपको यह बिना पता चले वर्षों तक क्या होता है, बना रहे। ठीक है, बना रहता है। और आमतौर पर आपका शरीर आपके पास मौजूद 3 प्रकार की रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स में से प्रत्येक की संख्या क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि पॉलीसाइथेमिया वेरा में आपकी अस्थिमज्जा इनमें से कुछ रक्त कोशिकाओं को बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, बनाती है, और खास करके लाल रक्त कोशिकाओं पॉलीसाइथेमिया में कई कारण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में क्या होता है, वृद्धि का वर्णन करता है। इसलिए पॉलीसाइथेमिया को क्या करते हैं, कभी कभी भी एरिथ्रोसाइटोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 144 कह रहा है कि पिलाग्रा रोग किस विटामिन कमी से होता है, बताइए। पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बताइए क्या होगा। तो 144 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियासिन। क्या होगा, नियासिन। ठीक है, तो कह रहा है कि पिलाग्रा रोग नियासिन मतलब विटामिन B3 कमी से होता है, और विटामिन कार्बनिक पदार्थ है जिसकी हमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या है, पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, आवश्यकता होती है, और हमारा शरीर उन्हें संश्लेषित नहीं कर सकता है, इसलिए हमें उनके प्राकृतिक स्रोतों जैसे सब्जियां और फलों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन है, और इसकी कमी से आयरा बोल्फोनोसिस रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन B5 कह रहा है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटाथोनिक अम्ल है, और इसकी कमी से मुंह से जो है ना पेरिस्टोसिस या क्या होता है, रोग होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है, और इसकी कमी से हड्डियों के रोग, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से हमारे शरीर
कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि विटामिन के बारे में कह रहा है कि यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है और इनमें यद्यपि कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होता है, लेकिन शरीर के उपापचयी मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए अत्यंत क्या है, आवश्यक है। और विटामिन का आविष्कार क्या है, तो फंक ने सन 1911 में किया था। इसलिए विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है, इसलिए इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। और कुछ मात्रा में विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। और विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रोल मतलब एग्रेस्टीरॉल द्वारा होता है। ठीक है, और सूर्य की धूप की उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। तो कह रहा है कि सूर्य की धूप की उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है और विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहां से उसका अवशोषण भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, जल में घुलनशील विटामिन बोलेगा विटामिन बी, और क्या है तो सी है। और वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन बोलेगा तो ए, डी एवं क्या है के है। इसका ट्रिक होता है के ई डी ए होता है। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन बोलेगा तो बी और सी, और वसा और या कार्बनिक घोलों में घुलनशील विटामिन बोलेगा तो ए, डी, ई के होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रमुख विटामिन, उनके रासायनिक नाम एवं उनसे होने वाले क्या है, प्रमुख रोग है। तो कह रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, और इसी कमी से क्या होता रहता है, जीरोपैलेथेमिया नामक रोग होता है। ठीक है, और गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम बोलेगा तो थायमीन होता है, और इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन बी सी का रासायनिक नाम बोलेगा तो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, और इसी कमी से क्या, स्कर्वी, मसूड़े का फूलना आदि रोग होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम बोलेगा तो क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स एवं भैंस में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम बोलेगा तो टोकोफेरॉल, और इसी कमी से जनन शक्ति में कमी अर्थात नपुंसकता होता है, किसी कमी से, विटामिन ई की कमी से। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन है, और इसी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन बी जो है ना, जल में क्या है, घुलनशील विटामिन है। और विटामिन का आविष्कार फंक ने कब किया था, 1911 में किया था। ठीक है, आगे देखिए दिया कुछ विटामिन, उनके रासायनिक नाम। विटामिन बोलेगा तो क्या है, विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए बोलेगा तो क्या है, रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन बी2 बोलेगा तो राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी3 बोलेगा तो निकोटिनेमाइड या नियासिन बोल सकते हैं। और विटामिन बी5 बोलेगा तो पेंटोथोनिक अम्ल। विटामिन बी6 बोलेगा तो पैराडॉक्सिन। आगे देखिए विटामिन बी7 बोलेगा तो बायोटीन। विटामिन बी9 बोलेगा तो फॉलिक अम्ल। और विटामिन बी12 बोलेगा तो क्या होगा, साइनोकोबालमिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर में वाहिका जो एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह क्या है, बताइए। कह रहा है रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह क्या है, बताइए। तो 145 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाएं हैं, क्या है, कैपिलरीज है। ठीक है, तो कह रहा है एंडोथेलियम, कह रहा है एंडोथेलियम कोशिकाओं की एक परत है जो लगभग सभी उत्तक रक्त आपूर्ति पर क्या है, तो निर्भर करते हैं। और रक्त आपूर्ति एंडोथेलियम कोशिकाओं पर क्या है, निर्भर करती है, जो रक्त वाहिकाओं की परत बनाती है। एंडोथेलियम कोशिकाओं में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी संख्या और व्यवस्था को समायोजित करने में उल्लेखनीय क्षमता होती है। और यदि एंडोथेलियम कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क का विस्तार और पुनर्निर्माण नहीं करती है तो उत्तक विकास और मरम्मत असंभव होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली ज्वरोधी दवा कौन सा है, बताइए। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली ज्वरोधी दवा कौन सी है, तो क्या होगा, पैरासीटामोल है। क्या है, पैरासीटामोल है। ठीक है, तो कह रहा है कि पैरासीटामोल दर्द निवारक, एनाल्जेसिक और बुखार कम करने वाली क्या एंटीपायरेटिक ड्रग है, जिसका उपयोग डॉक्टर की सलाह पर मसल्स दर्द, सिर दर्द और दांत दर्द और मोच बुखार आदि को क्या करता है, कम करने में किया जाता है। और पैरासीटामोल सबसे व्यापक रूप में क्या होता है, इस्तेमाल की जाने वाली एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक क्या है, दवाओं में से एक है। ठीक है, आगे कह रहा है कि पैरासीटामोल को एंटी एसिटामिनोफेन, कह रहा है कि पैरासीटामोल को जो है ना एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। और पैरासीटामोल के कुछ प्रमुख ब्रांड के नाम ये हैं, टाइलिनॉल और क्या है, कालपोल और क्या है, पेनाडोल है। ठीक है, आगे कह रहा है कि कोरोना काल में वैक्सीनेशन के बाद जिन लोगों को बुखार आया था उन्हें एक्सपर्ट द्वारा पैरासीटामोल लेने की जो है ना सलाह दी गई थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रमुख दवाई का नाम, रोगाणुरोधक या प्रतिरोधी के बारे में कह रहा है, एंटीसेप्टिक। तो कह रहा है ये सूक्ष्म जीवों के विकास रोकते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, क्लोरामीन है,
क्यूरोक्रोम है और किनोल है, टिंचर आयोडीन है और क्या है पैरासीन क्या है तो सोफामाइसिन है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि रोगारोधी प्रतिरोध एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस है। तो कर इसके बारे में कह रहा है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस और फंगस और परजीवी समय के साथ क्या होता है रूप बदलते हैं और उन पर दवाओं का असर होना क्या होता है बंद हो जाता है। इससे संक्रमण का इलाज करना मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर रोग और मृत्यु क्या होता है खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिजैविक क्या है एंटीबायोटिक्स। तो कह रहा है ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होते हैं और ये अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर बीमारियों की क्या है रोकथाम करते हैं। और आम बोलचाल में प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को क्या करता है मार डालता है या उसके विकास को क्या करता है रोकता है। आगे कह रहा है कि प्रतिजैविक औषधियाँ कुछ निश्चित जीवाणुओं को मॉडल्स या फंजाई या बैक्टीरिया आदि में क्या होता है बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिजैविक के क्या है कुछ उदाहरण। तो कह रहा है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकॉल और पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्या है ओमोक्रिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल और सेफ्लोक्सिन और ये सब क्या है तो प्रतिजैविक के क्या उदाहरण है। ठीक है, आगे कह रहा है जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न अधिकांश एंटीबायोटिक्स पॉलीपेप्टाइड है। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न अधिकांश एंटीबायोटिक्स क्या है पॉलीपेप्टाइड है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्या है क्लोरोमाइसिसिटीन है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि दर्दनाशक या एनाल्जेसिक क्या है तो कह रहा है ऐसी औषधियों का उपयोग दर्द को दूर करने में किया जाता है। दर्दनाशक जो एनाल्जेसिक कहाँ पर उपयोग करते हैं तो ऐसी औषधियों का उपयोग दर्द को दूर करने में किया जाता है। किसका एनाल्जेसिक जो है ना दर्दनाशक दवा का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है पैरासीटामोल, एस्प्रिन, मॉर्फिन और कोडीन, एम्ब्रोफेन और क्या NSAID, एमिट्रिलाइन और क्या है गम्बापेंटिन है। ठीक है, एमिट्रिलिप्टिलाइन और क्या है गम्बोपेटिन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का क्या है संदमन करता है बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है बताइए कौन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एबेसिक अम्ल करता है। कौन करता है एबेसिक अम्ल करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि पादप हार्मोन एबेसिक अम्ल पौधे की वृद्धि को रोकता है और यह बीजों और कलियों में सुप्ता व्यवस्था को बढ़ावा देता है और यह स्टेमाटा को बंद करने में क्या बढ़ावा देता है और यह पत्तियों के मुरझाने और गिरने को क्या करता है बढ़ावा देता है। आगे कह रहा है ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकिनिन पौधे के विकास को बढ़ावा देता है और पौधे के विकास के लिए ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकिनिन उत्तरदायी एबेसिक एसिड पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि पौधों में मुख्य रूप से 5 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। देखिए पहला क्या ऑक्सिन, जिबरेलिक अम्ल, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और क्या एबेसिक अम्ल। आगे कह रहा है एबेसिक अम्ल एथिलीन को पादप वृद्धि अवरोधक माना जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है ऑक्सिन, गिबरेलिन और क्या है साइटोकाइनिन पादप वृद्धि प्रवर्तक है। आगे कह रहा है कि पादप हार्मोन उनके क्या है तो कार्य है। तो कह रहा है ऑक्सिन के बारे में कह रहा है कि पौधे में कोशिका वृद्धि, कह रहा है ऑक्सिन के बारे में पौधे में कोशिका वृद्धि, कोशिका विभेदन को बढ़ावा देता है। ठीक है, और गिबरेलिन क्या करता है तो बीजों और कलियों की निष्क्रियता को तोड़ने में क्या करता है मदद करता है। और साइटोकाइनिन क्या करता है पौधों में कोशिका के विभाजन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है एबेसिक एसिड, बीजों और कलियों की सुव्यवस्था को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है एथिलीन, पौधे के फलों को पकाने में क्या है सहायता करता है और पत्तों के गिराने में क्या आता है प्रेरित करता है। ठीक है, आगे नोट में दिया कि फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है एबेसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन या बीजों के सुव्यवस्था में रखता है। ठीक है, और यह पुष्पन में बाधक होता है। एबेसिक एसिड पत्तियों के विगलन में मुख्य भूमिका निभाता है और बाढ़ में या पौधे की पत्तियों के रंध्रों में क्या होता है बंद कर पौधे को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। ठीक है, और आगे कह रहा है ऑक्सिन हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है और एथिलीन एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है और एथिलीन फलों को पकाने में क्या होता है सहायता करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बिहार एसआई मेंस जो है ना 25/2/2024 को एग्जाम हुआ था 1275 का जो मेंस पेपर है, इसके पहले जो है ना जो 1275 जो पीटी एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और आगे देखिए जो क्वेश्चन है बिहार एसआई किसका है तो मेंस का पेपर है। ठीक है, तो ध्यान पर पूरी क्लास को देखिएगा और लास्ट तक क्लास को देखना है, ऐसा नहीं कि बीच में क्लास को छोड़ देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है बताइए। कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है तो क्या होगा अग्नाशय है। क्या है तो अग्नाशय है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। टॉपिक किसका है तो पाचन तंत्र का टॉपिक है। तो कह रहा है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है तो पाचन ग्रंथि अग्नाशय है और अग्नाशय क्या है एक मिश्रित ग्रंथि है
अग्नाशय में बाह्यस्रावी भाग होता है जिससे अग्नाशय रस निकलता है, ठीक है, जिसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। आयकर अग्नाशय में अंतःस्रावी भाग भी होता है जिसे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, ठीक है। आयकर यह इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टैटिन जैसे हार्मोन का स्राव करता है। आयकर की मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि बोलेगा तो क्या है, यकृत है। और यकृत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बोलेगा तो पित्त रस का क्या है, स्राव करना होता है, ठीक है। और यह वसा के पाचीकरण क्या करता है, यह वसा के पाचीकरण में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। एम्ब्रियोसिफिकेशन में क्या करता है और फैट में क्या करता है, मदद करता है। नोट में दिया गया पाचन तंत्र के बारे में पहले चर्चा किया जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि लैंगरहैंस द्वीप की किस अंग का भाग है, बताइए। लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है, बताइए क्या होगा, किसका भाग है, तो अग्नाशय का है। किसका, अग्नाशय का है, ठीक है। और टॉपिक किसका है, पाचन तंत्र का टॉपिक है। तो कह रहा अग्नाशय के दो मुख्य कार्य, एक होता है बहिःस्रावी कार्य जो पाचन में मदद करता है, और एक अंतःस्रावी कार्य जो रक्त शर्करा का क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि अग्नाशय में अंतःस्रावी भाग को आइलेट्स और लैंगरहैंस कहा जाता है, और इसका नाम जर्मन चिकित्सक पॉल लैंगरहैंस के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार 1869 में इसका वर्णन किया था। आगे कह रहा है कि अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं जो लैंगरहैंस के आइसोलेट्स में क्या होती, मौजूद होती है। आगे कह रहा है कि अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, और यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में क्या करता है, परिवर्तन करके क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है बीटा कोशिका से क्या, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। बीटा कोशिका से क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और यह रक्त में ग्लूकोज शर्करा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या करता है, परिवर्तित करता है, ठीक है। और इंसुलिन के कम निकालने से कम ग्लूकोज ग्लाइकोजन में क्या होता है, परिवर्तित होगा, और जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा, और इसे ही डायबिटीज या मधुमेह कहा जाता है, ठीक है। आगे कर अर्थात इंसुलिन के कम निकलने से डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन के कम निकलने से क्या होता है, मतलब इंसुलिन को कम निकालने से क्या होता है, डायबिटीज रोग होता है, और इंसुलिन के अधिक निकालने से क्या होता है, हाइपरग्लिसेमिया रोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट तरह की डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है। डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है, और लैंगरहैंस के आइसोलेट्स अग्नाशय के भीतर कोशिकाओं का एक समूह है जो ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करने वाला हार्मोन के उत्पादन और उत्सर्जन के लिए क्या है, जिम्मेदार है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्वेश्चन कह रहा है किस मानव अंग में लैंगरहैंस द्वीप होते हैं, तो किस में होते हैं, अग्नाशय में होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है किस मानव अंग में लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं, अग्नाशय में होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है, बताइए। कह रहा है कि डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है, तो किस एंजाइम का प्रयोग होता है, तो लाइगेजेज का होता है। किसका होता है, लाइगेजेज का होता है, ठीक है। और टॉपिक किसका है, तो कोशिका सिद्धांत का टॉपिक है। तो कह रहा है कि डीएनए लाइगेज का एक एंजाइम है जिसका उपयोग डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन को पूछा गया है कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, तो कौन करता है, लाइगेज या लड़गेज या तो लाइगेजेज कहता है, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, तो लाइगेजेज करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि लाइगेजेज आणविक गोंद का क्या करता है, कार्य करता है। नोट में कह रहा है कि डीएनए आरएनए के बारे में पहले पीवाईक्यू में विशेष चर्चा किया जा चुका है, इसलिए बोल रहे हैं कि पीछे क्लास जितने भी लोग नहीं देखे हैं तो पीछे क्लास 1 से लेकर 5 तक क्लास बायोलॉजी का सभी लोग जरूर देखिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा, ठीक है। और इसके पहले पॉलिटी का जो मैराथन क्लास उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको जो है ना पॉलिटी का लिंक आपको दे देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन संयोजी उत्तक नहीं है, इसमें पूछा है कौन संयोजी उत्तक नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 151 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन नहीं है लेकिन उपास्थि, रक्त और क्या है, अस्थि है, ठीक है। और टॉपिक किसका है, कोशिका सिद्धांत का है। तो कह रहा है हार्मोन अंतःस्रावी उत्तक द्वारा निर्मित होते हैं, और अंतःस्रावी उत्तक वह उत्तक है जो हार्मोन उत्पादन और स्राव करता है, जो अन्य कोशिकाओं या अंगों की क्रियाओं के क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे कह रहा है संयोजी उत्तक कनेक्टिंग टिश्यू, यह उत्तकों का एक विस्तृत समूह होता है, और यह हरा रंग यह जो है ना, कह रहा है कि संयोजी उत्तक जो है यह उत्तकों का एक विस्तृत समूह होता है, यह हर अंग में पाया जाता है। संयोजी उत्तक कहाँ होता है, हर अंग में पाया जाता है, और यह मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग को जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। और आगे कह रहा है कि संयोजी उत्तकों के उदाहरण वसा उत्तक, उपास्थि, हड्डी, रक्त और क्या है, लसिका, स्नायु क्या है, कंडरा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है उपास्थि कार्टिलेज, कह रहा है यह मानव शरीर और अन्य जंतुओं में पाए जाने वाला क्या है, एक मजबूत लचीला क्या है, संयोजी उत्तक है।
और कान की अस्थि, नाक की अस्थि और अस्थि की संधियां क्या आदि उपास्थि से क्या होता है, बने होती है। ठीक है। नेक्स्ट है अस्थि मतलब बोन्स, यह कशेरुकी जीवों का कठोर हिस्सा होता है जो अंतः कंकाल बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टेंडरा मतलब कंडरा मतलब टेंडन। कंडरा क्या है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टेंडन बोलेंगे। तो कंडरा रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं और कंडरा मांसपेशियों को अस्थि से क्या करता है, जोड़ता है। नेक्स्ट है स्नायु लिगामेंट, यह एक छोटा रेशेदार और क्या है, लाचेदार संयोजी ऊतक होता है। स्नायु क्या है, तो यह एक छोटा रेशेदार और लाचेदार संयोजी ऊतक होता है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है यह अस्थि को अस्थि से जोड़ता है स्नायु। ठीक है। और संधियों को आलम देता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है, मतलब आरबीसी ग्रुप, मतलब देखिए आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में क्वेश्चन है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं पूछा, कौन संयोजी ऊतक नहीं है, बताइए कौन नहीं है। एक ग्रुप डी में देखिए क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, पेशी ऊतक। क्या होगा, पेशी ऊतक। ठीक है। क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे करा कि ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है, बताइए किसके द्वारा। ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है किससे, बताइए। तो 152 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक बोल सकते हैं। ठीक है। तो करा कि देखिए टॉपिक किसका, रक्त परिसंचरण तंत्र का टॉपिक है। तो करा रक्तचाप के बारे में करा, ब्लड प्रेशर बीपी। तो करा कि रक्तचाप रक्त वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध रक्त संचार का दबाव है। ठीक है। तो करा कि रक्तचाप रक्त वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध रक्त संचार का दबाव है। ठीक है। और ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। आगे करा कि रक्तचाप आमतौर पर हृदय चक्र में सिस्टोलिक दबाव एक दिल की धड़कन के दौरान अधिकतम दबाव से अधिक, डायस्टोलिक दबाव दो दिल की धड़कन के बीच न्यूनतम दबाव के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट करा कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच अंतर को नाड़ी दबाव जो है ना प्लस प्रेशर के रूप में जाना जाता है। आगे करा एक बैग समान विश्राम रक्तचाप लगभग 120 मिलीमीटर पारा सिस्टोलिक और 80 मिलीमीटर पारा क्या है, डायस्टोलिक होता है, जिसे 120/80 के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है। आगे करा स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ठीक है। स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल करके ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। नहीं देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है, बिहार दरोगा एक्साइज प्री एग्जाम हुआ था 28/1/2024 को एग्जाम हुआ था, उसी का पेपर सारा दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए 153 नंबर का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में पाया जाता है, बताइए। कह रहा है किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में पाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 153 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, तो मछली होगा। ठीक है। तो कह रहा है कि शरीर से गुजरने के एक चक्र के दौरान रक्त हृदय से केवल एक बार बहता है और इसे एकल परिसंचरण कहा जाता है, जो हिपोकैम्पस, एसोकैक्टस और क्या है, एनाबास द्वारा क्या प्रदर्शित होता है। और मछलियों में रक्त एक चक्र में केवल एक ही बार में हृदय से होकर गुजरता है, क्योंकि उनका हृदय दो कक्षीय होता है, जिसमें एक आलिंद और एक क्या होता है, एक निलय होता है। ठीक है। आगे कह रहा है हृदय रक्त को पुनः ऑक्सीजन युक्त करने के लिए गलफड़ों में पंप करता है और फिर रक्त शरीर को बाकी हिस्सों में क्या करता है, प्रवाहित होता है और वापस हृदय में क्या होता है, आता है। ठीक है। आगे कह रहा है जिन जीवों में दो कक्षीय हृदय होता है उन्हें एकलिंगी परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है। तो कह रहा है कि जिन जीवों में दो कक्षीय हृदय होता है उसे एक एकल क्या होता है, परिसंचरण होता है। ठीक है। और दूसरी ओर जब रक्त हृदय से दो बार गुजरता है तो इसे दोहरा परिसंचरण मतलब डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है। और विभिन्न जीव रक्त परिसंचरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन और इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो कह रहा है विभिन्न जीव में क्या रक्त परिसंचरण, देखिए आगे कर रहा है, देखिए यहाँ पे दिया है बर्ड्स एंड मैमल्स, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि दीज, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। चलिए आगे हम देखते हैं, इंग्लिश में हम हिंदी पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश का दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए हिंदी दिया हुआ है। पक्षी और स्तनधारी, तो अगर इसमें 4 कक्षीय हृदय होता है, मतलब पक्षी और स्तनधारी के बारे में बोल रहा है कि इसमें 4 कक्षीय हृदय होता है। स्तनधारी और पक्षी में कितने कक्षीय हृदय होता है, तो 4 कक्षीय। ठीक है। जिसमें रक्त का मिश्रण नहीं होता है और इनमें दोहरा परिसंचरण भी होता है। ठीक है। और इसका मतलब है कि रक्त हृदय से 2 बार प्रसारित होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि शरीर के हर ऊतक को ऑक्सीजन युक्त की क्या का निरंतर आपूर्ति होता है। ठीक है। नेक्स्ट है उभयचर एम्फीबियस। ठीक है। उभयचर के बारे में कह रहा है, एम्फीबियस के बारे में कह रहा है कि इनका हृदय उभयचर के बारे में कह रहा है इनका हृदय 3 कक्षीय होता है। उभयचर का जो हृदय होता है 3 कक्षीय होता है, जिसमें 2 आर्टरिया और एक निलय होता है तथा रक्त परिसंचरण दोहरा होता है। ठीक है। और इसका अर्थ यह है कि रक्त को हृदय से फेफड़ों तक वापस और फिर से शरीर में वापस पंप किया जाता है। उभयचरों में एक तीसरा परिपथ भी होता है जिसे प्रोक्यूटेनियस
परिसंचरण कहा जाता है जो गैसीय गैस विनिमय के लिए ऑक्सीजन रहित क्या रक्त को त्वचा तक क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है, जैसे में क्या है मेढक। नेक्स्ट है सरीसृप रेप्टाइल्स। अधिकांश गैर पक्षी सरीसृपों में क्या है, उभयचर के समान क्या है, 3 कक्षीय हृदय होता है तथा उनमें दोहरा परिसंचरण भी होता है। ठीक है, हालांकि सरीसृपों में रक्त का मिश्रण बहुत कम होता है। चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे कह रहा है यदि पिता द्वारा बच्चे को X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ तो वह क्या होगा, बताइए। कह रहा है यदि पिता द्वारा बच्चे को X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ हो तो क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, तो लड़की होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि जब अंडा निषेचित होता है तो गुणसूत्र एक साथ आ जाते हैं और यदि वे XY हो तो लड़का पैदा होता है और XX है तो लड़की पैदा होती है। मनुष्यों में स्त्री में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो स्त्री में क्या होता है, XX होता है, पुरुषों में क्या होता है, XY होता है। ठीक है, जब स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से मिल जाता है तो एक लड़की का जन्म होता है। ठीक है, और जब स्त्री X गुणसूत्र पुरुष कह रहा है कि जब स्त्री का X गुणसूत्र और पुरुष का Y गुणसूत्र जुड़ जाता है तो लड़के का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, और बच्चों का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है और ना कि महिला गुणसूत्र पर। ठीक है, फिर आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सेक्स रिप्रोडक्शन के बारे में सारा फिगर के द्वारा तो देखिए दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अमाशय में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है, बताइए। अमाशय में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है, बताइए। 155 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, HCl, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन की प्रक्रिया के दौरान अमाशय द्वारा बनने वाला क्या है, पाचक द्रव है। और अमाशय के गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और अमाशय के ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को क्या करता है, नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को क्या करता है, तीव्र कर देता है। ठीक है, आगे कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे लार की टाइलिन क्रिया क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और अमाशय में निकलने वाला जठर रस में पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम होते हैं और पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन्स में क्या परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आगे कर है रेनिन दूध की धुली हुई प्रोटीन कैसिनोजन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में क्या होता है, बदल देता है और बच्चों में क्या है, रेनिन ज़्यादा निकलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए कह रहा है कि देखिए फिगर में दर्शाया हुआ है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पाचन भोजन, कह रहा है कि पाचन भोजन को ऐसे पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया है जिससे रक्त प्रवाह में अवशोषित किया जा सकता है। ठीक है, और पाचन तंत्र मुंह से शुरू होता है और गुर्दा का क्या होता है, समाप्त होता है। और पाचन तंत्र का आहार पथ मुंह, ग्रसनी, ग्रासनली, पेट, छोटी और बड़ी आंत, मलाशय और गुर्दा से क्या होता है, बना होता है। ठीक है, और नोट में देखिए पाचन तंत्र के बारे में पहले ही भी बताया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन 156 कह रहा है कि प्रांकुर एवं मूलांकुर किससे संबंधित है, बताइए। प्रांकुर एवं मूलांकुर किससे संबंधित है, बताइए। 156 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, बीज से संबंधित है। ठीक है, तो कह रहा है एक बीज के भ्रूण के में मूलांकुर और प्रांकुर क्या है, बीजपत्र होते हैं और बीज एक छोटे अक्ष के साथ अंकुरित होते हैं जिसे प्रांकुर पल्म्यूल और मूलांकुर रेडिकल कहा जाता है। प्रांकुर भ्रूण का एक हिस्सा है जो पहली पत्तियों वाले अंकुर के रूप में क्या होता है, विकसित होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, देखिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि मूलांकुर नीचे की ओर बढ़ता है और जड़ तंत्र में क्या होता है, विकसित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ से देखिए नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार दरोगा एक्साइज 64 पोस्ट मेंस एग्जाम हुआ था, 23/6/2024 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए सूची 1 सूची 2 क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, इसको मिलाते हैं। देखिए दिया सूची 1 में क्या है, तो सूची 1 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रोगाणु नाशक दिया हुआ है, मतलब कौन सा अथी है, और सूची 2 में क्या है, उसके रूप में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बारे में मिलाना है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। प्रतिरोधी क्या होगा, बताइए। प्रतिरोधी क्या होगा, बताइए। प्रतिरोधी का क्या होगा, बताइए। तो ए का क्या होगा, तो क्या होगा, जीवाणु के विकास को क्या करता है, रोकता है। प्रतिरोधी क्या होता है, जीवाणु के विकास को क्या करता है, रोकता है। और प्रतिजैविक से क्या होता है, तो प्रतिजैविक से क्या होता है, बताइए। सॉरी एक मिनट देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिरोधी क्या होगा, तो कटा फटा और क्या है, घाव साफ करने में होता है प्रतिरोधी का। और देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिजैविक में क्या होता है, तो जीवाणु के विकास को रोकता है। और रोगाणुनाशक क्या करता है, तो रोगाणुनाशक जो होता है ना, नल आदि को क्या करता है, साफ करने में करता है। ठीक है, प्रयोग होता है। और पीड़ाहारी का प्रयोग कहाँ होता है, दर्द निवारक दवा के रूप में होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए। देखिए कह रहा है कि प्रतिरोधी में क्या होता है, तो कटा फटा और घाव साफ करने में प्रयोग होता है।
और प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का उपयोग कहाँ होता है? जीवाणु के विकास को रोकता है। और रोगाणुनाशक क्या है? तो नाला नल आदि को साफ करने में होता है। और पिराहारी का प्रयोग कहाँ होता है? दर्द निवारक दवा के रूप में होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है एंटीबायोटिक दवा हानिकारक जीवाणु के विरुद्ध उपचार हेतु कारगर है होता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक दवा हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया विरुद्ध उपचार हेतु कारगर होता है। और एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया को मारती है और या उन्हें प्रजनन करने को क्या करती है? रोकती है। आगे कह रहा है कि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को क्या करता है? रोक देता है। ठीक है, सर्वप्रथम 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा का निर्माण किया था, जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से जो है ना प्राप्त किया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि सल्फा ड्रग्स नामक एंटीबायोटिक का निर्माण 1935 में गरहार्ड डोमगक ने किया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि सल्फा ड्रग्स नामक एंटीबायोटिक का निर्माण 1935 में गरहार्ड डोमगक ने किया था। और क्लोरमफेनिकॉल एंटीबायोटिक का निर्माण 1947 में किया गया था। और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का निर्माण 1948 में किया गया था। और सिमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस प्राप्त किया गया था। ठीक है, आगे स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार सैमुअल बॉक्समैन ने किया था। नेक्स्ट है रोगाणुरोधी या प्रतिरोधी। इसके बारे में कह रहा है कि ये सूक्ष्म जीवों को विकास रोकते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं और नाला नल आदि को क्या करते हैं? साफ करने में। क्लोरामीन, मर्क्यूरोम, किनॉल, टिंचर, आयोडीन, फुरेसिन और क्या है? सोफ्रामाइसिन है। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है क्लोराजाइनिनॉल तथा टार्पिनॉल का मिश्रण रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। यह मिश्रण डेटॉल के नाम से जाना जाता है। और डेटॉल क्या है? एंटीसेप्टिक है और इसका इस्तेमाल त्वचा की रक्षा करने के लिए, घाव को धोने के लिए और सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? डेटॉल का। आगे करा कि प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं और ये अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर बीमारियों को क्या करते हैं? रोकथाम करते हैं। और आम बोलचाल में प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को क्या करता है? रोकता है। और प्रतिजैविक औषधियाँ कुछ निश्चित जीवाणु के मॉडल्स, फंजाई, बैक्टीरिया क्या करता आदि से बनाई जाती है। ठीक है, आगे करा विश्व का पहला एंटीबायोटिक। तो अगर विश्व का पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से बनाया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन नामक की खोज की थी और यह पेनिसिलियम कवक से प्राप्त होता है जिसे पेनिसिलियम नोटेंटम भी कहा जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रतिजैविक के कुछ उदाहरण क्या क्या है? टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोफेनिकॉल है और पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओमेक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और क्या है? मेट्रानिडाजोल और क्या है? सेलेप्सिन है। ठीक है, आगे कह रहा है जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न अधिकांश एंटीबायोटिक्स क्या है? पॉलीपेप्टाइड है। तो कह रहा है कि जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न अधिकांश एंटीबायोटिक्स क्या है? पॉलीपेप्टाइड है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिटीन है आदि। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस AMR रोगाणुरोधी प्रतिरोध। तो कह रहा है रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस और फंगस और परजीवी समय के साथ क्या होता है? रूप में बदलते हैं। उन पर दवाओं का असर होना क्या होता है? बंद हो जाता है। इससे संक्रमण का इलाज करना मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर रोग और मृत्यु क्या होता है? खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दर्दनाशक एनाल्जेसिक। ये क्या है? तो कह रहा है ऐसे औषधियों का उपयोग दर्द को दूर करने में किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या है? पैरासीटामोल, एस्प्रिन, मार्फिन, कोडीन, इब्रूफेन और क्या है? NSAID, एमिट्रोट्रिप्लिन लाइन और क्या है? गाम्बापेंटीन है। ठीक है, ये सब क्या है? दर्दनाशक। ये जो पहले चर्चा हो चुका है। ठीक है, ये पहले करवा चुके हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 158 पे कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो ये सूची 1 दिया, सूची 2 में क्या हो मतलब किसका कौन सा कार्य है इसके बारे में मिलाना है। देखिए पहला क्या है? तो सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या है बताइए? सेरिबेलम का काम क्या है? तो क्या होता है इसका? सेरिबेलम का काम होता है चलने खड़े होने के लिए संतुलन और अन्य कार्य का क्या नियंत्रण करता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है? तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? तो ये करता है शरीर का तापमान और भावनाओं को, भूख नींद का क्या करता है? नियंत्रण करता है। और सेरेब्रम क्या करता है? सेरेब्रम जो है ना बुद्धि, चेतना, स्पर्श, दृष्टि और स्मृति का क्या करता है? नियंत्रण करता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? तो उल्टी का क्या करता है? नियमन केंद्र है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो ये कह रहा है कि सेरिबेलम चलने खड़े होने के लिए संतुलन और अन्य कार्य का नियंत्रण करता है। कौन करता है? सेरिबेलम करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि चलने खड़े होने के लिए संतुलन और अन्य कार्य का नियंत्रण कौन करता है? तो सेरिबेलम करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान, भावनाओं को, भूख, नींद का नियंत्रण ये कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है।
सेरेब्रम का काम क्या है, तो बुद्धि, चेतना, स्पष्ट दृष्टि एवं क्या स्मृति का क्या करता है, नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लिगेंटा, क्या काम है, तो उल्टी का क्या करता है, नियमन केंद्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा कि ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है एवं अध्ययनकर्ता को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, और ब्रेन न्यूरॉन कोशिकाओं से बना होता है। अब ब्रेन हड्डियों के खोल के अंदर होता है जिससे क्रेनियम कहा जाता है। और क्रेनियम मस्तिष्क को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। ठीक है, और मस्तिष्क और क्रेनियम के बीच मेनिनजिस नामक झिल्ली जो है ना पाया जाता है। ठीक है, आगे करा जब मेनिंजिस नामक झिल्ली को चोट लगता है तो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होता है। आगे करा अल्जाइमर और एनीमिया बीमारी भी क्या है, मस्तिष्क से क्या है, संबंधित है। और एक वयस्क मनुष्य में 1300 से क्या है 1450 ग्राम का मस्तिष्क होता है, और महिला बोलेगा तो 50 से कितना 100 ग्राम का होता है। ठीक है, आगे करा कि बच्चा में 350 ग्राम का होता है। ठीक है, तो याद रखिए यानी कि एक वयस्क मनुष्य में अगर मस्तिष्क का वजन बोले कितना होता है, तो 1300 से 1450 ग्राम का होता है, और महिला में क्या होता है 50 से 100 ग्राम क्या होता है, तो कम होता है। ठीक है, यहाँ बात करें कितना होता है, तो यहाँ से लगभग जो है 1100 से मतलब 1200 से लगभग 1350 मतलब लगभग होता है। ठीक है, मतलब वही 50 से 100 ग्राम क्या होता है, महिला में कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि एक वयस्क मनुष्य में कितना मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1300 से 1450 ग्राम होता है, और महिला में क्या होता है 50 से 100 ग्राम के बीच मतलब कम होता है। ठीक है, और बच्चा के में मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 350 ग्राम के लगभग मस्तिष्क होता है। ठीक है, आगे करा ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऊर्जा आवश्यकता होता है, और ब्रेन की कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो करा कि ब्रेन को सबसे ज़्यादा जो है ना ऊर्जा आवश्यकता होती है। ठीक है, और ब्रेन कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इस कारण इसका जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, आगे करा इसलिए न्यूरोसेल का निर्माण करा, इसलिए न्यूरॉन करा, इसलिए न्यूरॉन सेल का पुनर्निर्माण शक्ति क्या सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा मस्तिष्क के 3 भागों में बटा होता है। जो मस्तिष्क होता है वो 3 भागों में क्या होता है, तो बटा होता है। ठीक है, देखिए क्या क्या है, देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, आगे देखिए यहाँ पे दिया फोर ब्रेन, मतलब इसको क्या बोले, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है मिड ब्रेन, इसको क्या बोले, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है हिड ब्रेन, इसको क्या बोले, पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। तो 3 प्रकार क्या होता है मस्तिष्क, मतलब इसका भाग जो होता है बटा होता है। ठीक है, तो फोरब्रेन क्या है, तो अग्र मस्तिष्क का क्या है सबसे बड़ा भाग होता है, एवं मिड ब्रेन क्या होता है मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो फोर ब्रेन होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। और मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग क्या होता है, तो मिड ब्रेन होता है, इसको क्या बोलेंगे, तो मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है फोर ब्रेन में इसको क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क। यह 3 भागों में बटा होता है, सेरेब्रम जिसको प्रमस्तिष्क बोलेंगे, थैलेमस और क्या है हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क, कार्पोरा कार्डिजैमिना और क्या है सेरिब्रल पेडिकल। नेक्स्ट है हिड ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे, पश्च मस्तिष्क। इसमें क्या है पोन्स वेरालाई, मेडुला ऑब्लिगेंटा और सेरिबेलम क्या अनुमस्तिष्क। ठीक है, फोर ब्रेन के बारे में कह रहा है कि अग्र मस्तिष्क, कह रहा है कि सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, थैलेमस है क्या है हाइपोथैलेमस। तो क्या सेरेब्रम क्या है, तो प्रमस्तिष्क क्या कह रहा है कि सेरेब्रम के बारे में, यह ब्रेन का सबसे क्या है लार्जेस्ट पार्ट होता है। जो सेरेब्रम होता है जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रमस्तिष्क, तो जो सेरेब्रम होता है यह ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, और यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, और लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में क्या होता है, ज़्यादा विकसित होता है। कौन, सेरेब्रम। यह बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, चिंतन, मेमोरी, भावना, इच्छा शक्ति क्या करता है, केंद्र होता है। आगे करा थैलेमस के बारे में, यह 3 संवेदी अंग पर क्या करता है, नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि जीभ, नाक और क्या है, त्वचा है। तो कह रहा है इससे बाहरी दर्द का अनुभव होता है, गर्मी, ठंडा और क्या है, अच्छा और क्या है, बुरा। ठीक है, आगे कह रहा है ज़्यादा मात्रा में शराब पीने से थैलेमस के साथ सेरेब्रम पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में शराब पीने से थैलेमस के साथ साथ सेरेब्रम पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस के बारे में कह रहा है यह शरीर के अंदर की अनुभूति को बताता है, और इससे आंतरिक दर्द का पता चलता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना और प्यार आना, नफरत, गुस्सा और क्या है, क्रोध, नींद आना, ये सब क्या है, तो हाइपोथैलेमस का काम है। ठीक है, और यह शरीर के आंतरिक तापमान को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। और हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे कह रहा है हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। इसमें क्या होता है, पोन्स वेरालाई, मेडुला ऑब्लिगेंटा, सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। तो कह रहा है सेरिबेलम के बारे में, अनुमस्तिष्क के बारे में कह रहा है कि यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। जो सेरिबेलम होता है क्या होता है, तो मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है, और कह रहा है इसे लिटिन ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, सेरिबेलम को। और सेरिबेलम का प्रमुख कार्य क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। कौन रखता है, सेरिबेलम रखता है। मांसपेशियों संकुचन सेरिबेलम का ही काम होता है, और बोलने की क्षमता पर नियंत्रण करना सेरिबेलम का ही काम होता है।
और ज़्यादा शराब के सेवन करने से सेरेबेलम से जो है ना सही से कार्य नहीं करता है। ठीक है। आगे करा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG का प्रयोग मस्तिष्क की निगरानी के लिए जो है ना उपयोग होता है। ठीक है। किसका प्रयोग होता है? तो EEG का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो मस्तिष्क की निगरानी के लिए करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG। यह एक जो है दर्द रहित परीक्षण है जो मस्तिष्क को विद्युत गतिविधि को क्या करता है? मापता है। नेक्स्ट है परीक्षण के दौरान इलेक्ट्रोड नामक छोटी धातु की डिस्क की खोपड़ी पर रखा जाता है और रिकॉर्डिंग मशीन से जोड़ा जाता है, जो डॉक्टर क्या करता है? सिग्नल भेजती है। ठीक है। और EEG सुरक्षित है और इसका बहुत कम या कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। और ECG के बारे में बोला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हृदय की इलेक्ट्रिकल गतिविधि क्या करता है? माप करता है। ठीक है। आगे करा यह हृदय का मूल्यांकन करने के सबसे सरल और क्या है? तेज तरीके में से एक है। EEG उस मरीज के प्रारंभिक मूल्यांकन का एक क्या महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हृदय संबंधी समस्या हो सकती है। ठीक है। और विलियम एंथोवेन 1902 ईस्वी में EEG का क्या है? ECG का आविष्कार किया था। ठीक है। तो विलियम एंथोवेन ने 1902 में ECG का आविष्कार किया था। चलिए आगे देखिए। आगे करा MRI का पूरा नाम क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके बारे में करा MRI एक प्रकार का परीक्षण है जो शरीर के अंदर लगभग हर संरचना और अंग का क्या है? विस्तृत चित्र बना सकता है। ठीक है। आगे करा कि यह चिकित्सा इमेजिंग क्या है? परीक्षण है जो आंतरिक शरीर संरचनाओं की क्या है? विस्तृत छवियां तैयार करता है। ठीक है। आगे करा MRI स्कैनर चित्र बनाने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों का क्या करता है? उपयोग करते हैं। MRI मतलब एक्सरे करा विकिरण का उपयोग नहीं करता है और MRI स्कैन का उपयोग शरीर के किसी भी हिस्से की जांच करने के लिए किया जा सकता है। और CT स्कैन के बारे में करा CT स्कैन कंपाउंड टेमोग्राफी स्कैन का उपयोग अक्सर किसी हड्डी के फ्रैक्चर, ट्यूमर का आंतरिक रक्तस्राव की पहचान करने के लिए CT स्कैन का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में वायु के अभिगमन का कौन सा क्रम सही है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से मानव शरीर में वायु के अभिगमन का कौन सा क्रम सही है? बताइए। तो 159 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाक की नली क्या? ग्रसनी नीज स्वैर यंत्र, और ट्रैकिया क्या है? श्वास नलिकाएं, और क्या होगा? फेफड़ा होगा। ठीक है। तो कह रहा है स्वयं तंत्र के माध्यम से अंतरा श्रवण के दौरान वायु मार्ग का सही क्रम कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? तो नसिका, ग्रसनी, स्वैर तंत्र, श्वास नली, गैश्वासिका और फेफड़े, कुपिका और क्या है? अल्वेओली। और नासिका क्या है? ग्रसनी है, स्वयंतंत्र, श्वासिका, फेफड़े और क्या है? तो अल्वेओली है। ठीक है। नासिका, ग्रसनी, स्वैरतंत्र, श्वासिका और फेफड़े क्या? अल्वेओली है। ठीक है। आगे करा नासिका के बारे में कह रहा है कि वहाँ दो नासिका छिद्र जो नासिका मार्ग बनाने के लिए क्या है? परिवर्तित होते हैं। नासिका की आंतरिक रेखा बालों द्वारा पंक्तिबंध होती है और बलगम स्राव के कारण क्या होता है? गिरी रहती है। श्लेष्म और बाल सांस की हवा से धूल कणों को छानने में मदद करते हैं और इसके अलावा नाक के मार्ग में प्रवेश करने पर हवा को गर्म किया जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है ग्रसनी के बारे में कह रहा है यह एक ट्यूब जैसी संरचना है जो नाक के मार्ग के बाद क्या है? जारी रहती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है स्वर तंत्र के बारे में। स्वर यंत्र के बारे में कह रहा है कि यह हिस्सा ग्रसनी के बाद आता है और इसमें वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। स्वर यंत्र को जो है ना वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है श्वासिका। कह रहा है यह उपास्थि के छल्ले से बना होता है और कार्टिलाजिन्स रिंग हवा की अनुपस्थिति में श्वास नली के पता जो है ना क्या करते हैं? पतन को क्या करता है? रोकता है। ठीक है। तो कह रहा है कि श्वासिका के बारे में कह रहा है यह उपास्थि के छल्ले से बना होता है और कार्टिलाजिन्स रिंग हवा की अनुपस्थिति में श्वास नली के पतन को भी क्या करता है? रोकता है। नेक्स्ट है फेफड़े। फेफड़े के बारे में कह रहा है कि श्वास नली मतलब विंड पाइप अपने ट्यूबुलर शाखाओं के माध्यम से फेफड़ों में सांस की हवा का संचालन करती है जिसे ब्रंकाई कहा जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि ब्रंकाई कह रहा है कि श्वास नली से ब्रंकाई एक जोड़ी निकलती है जिसे प्रत्येक ब्रोंकस के साथ प्रत्येक फेफड़े में जाता है। नेक्स्ट है ब्रांकियोल्स। एक ब्रोंकस शाखाओं में उप शाखाओं में विभाजित होता है फेफड़े के अंदर। नेक्स्ट है अल्वियोली। कह रहा है ये ब्रांकियोल्स के अंत में क्या होता है? वायु थैली है। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग वायु प्रदूषण से गंभीर रूप से प्रभावित होता है? तो क्या होता है? फेफड़ा होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग वायु प्रदूषण से गंभीर रूप से प्रभावित होता है? तो कौन होता है? फेफड़ा होता है। आगे करा हृदय शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। इसका प्रमुख कार्य बोले रक्त का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन और ब्लड करना होता है। ठीक है। यह हृदय वरण नामक थैली में भी क्या सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने सन 1628 ईस्वी में की थी। मनुष्य में रक्त में डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है। आगे करा कि परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग होते हैं। क्या होता है? हृदय होता है, धमनियाँ होता है, शिराएं होती है, क्या होता है? रुधिर होता है। ठीक है। आगे करा कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है।
आने वाला भाग एक का दायां अलिंद एवं बायां अलिंद तथा क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि आने वाला भाग एक दायां अलिंद एवं क्या है, बायां अलिंद होता है। आगे कह रहा है कि तथा हृदय के पिछले भाग एक दायां निलय तथा एक बायां निलय होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि दायां निलय, कह रहा है कि दायां अलिंद एवं दायां निलय के बीच त्रिवलनी कपाट होता है। ठीक है, तो दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच त्रिवलनी कपाट होता है और बाएं अलिंद एक एवं बाएं निलय के बीच त्रिवलनी कपाट होता है। ठीक है, और शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहा जाता है। आगे करा कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं और शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इसका बाद पलरामुंडी शिरा है। पलरामुंडी शिरा फेफड़ों से बाईं अलिंद को रक्त पहुंचाता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, आगे करा कि धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसका बाद है कि पलामुंडी धमनी। आगे करा कि पलामुंडी धमनी दाहिने निलय से फेफड़ों में रक्त पहुंचाता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिनी भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त एवं बाएं भाग में अशुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि हृदय के दाहिनी भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त एवं बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। ठीक है, आगे कह रहा है हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। तो हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं और कोरोनरी धमनी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयघात होता है, मतलब हार्ट अटैक होता है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और जबकि पूर्ण अवस्था में 150 से अधिक बार धड़कता है। रक्तदाब को स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। ध्यान रखिए क्वेश्चन जो है ना, मैनोमीटर का प्रयोग किसके माप के लिए किया जाता है, तो पाइप में दाब मतलब तरल गैस का दाब है। ठीक है, तो मैनोमीटर का प्रयोग किसके माप के लिए किया जाता है, तो पाइप में दाब और क्या है, तरल मतलब तरल गैस का दाब। ठीक है, आगे कह रहा है कि बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडल दाब मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है यह एक डायग्नोस्टिक प्रक्रिया है। इसका इस्तेमाल रक्त वाहिकाओं की जांच करने और आर्टरी व नसों को ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए किया जाता है। और एंजियोग्राफी तकनीक को एंजियोग्राफी तकनीक को साल 1927 में पहली बार एक पुर्तगाली फिजिशियन एवं न्यूरोलॉजिस्ट इगास मेनिज ने खोजा था। इन्हें साल 1949 में इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है एंजियोग्राफी कैसे होती है। एंजियोग्राफी कैसे होती है, तो यह इस प्रक्रिया में एक विशेष ड्राई कॉन्ट्रैक्ट एक महीन ट्यूब या कैथेटर कमर या वाय की धमनी में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा इस प्रक्रिया में एक्सरे तकनीक द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की जांच की जाती है। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में अंतर। करा एंजियोग्राफी का इस्तेमाल रक्त वाहिकाओं की जांच करने के लिए किया जाता है, वही एंजियोप्लास्टी का इस्तेमाल रक्त वाहिकाओं ब्लॉकेज इत्यादि का उपचार करने के लिए किया जाता है। आगे करा कि मृत्युस्ना। करा कि मृत्युस्ना के लिए आमाशय में जो रस स्रावित होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, बताइए। क्वेश्चन करा मृत्युस्ना मतलब एपिटाइट के लिए आमाशय में जो रक्त स्रावित होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। तो कह रहा है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया मुख गुहिका मतलब मुख से प्रारंभ होता है। अब भोजन में या तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का वसा लिया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। ठीक है, इसलिए तुरंत एनर्जी के लिए एथलीट को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है और प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू होता है और वसा का पाचन शरीर सबसे अंतिम होता है और वसा का ज़्यादातर पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो याद रखिए कि वसा का पाचन पेट में शुरू होता है, वसा का पाचन सबसे अंतिम क्या होता है वसा का पाचन सबसे अंतिम में होता है और वसा का ज़्यादातर पाचन छोटी आंत में होता है और वसा की क्रिया छोटी आंत में क्या होती है, पूर्ण होती है और पूर्ण पाचक रस का श्रवण अग्नाशय में होता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, पेट में शुरू होता है और वसा का पाचन सबसे अंतिम में होता है और वसा का ज़्यादातर पाचन छोटी आंत में होता है और वसा की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है और पूर्ण पाचक रस का श्रवण अग्नाशय से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा कि पाचन तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला अंतर्ग्रहण, इसको भोजन संग्रहण बोलते हैं। दूसरा है पाचन, भोजन का टूटना। नेक्स्ट है अवशोषण। ठीक है, तो चौथा क्या है, स्वांगीकरण और पांचवा क्या है, मल। स्वांगीकरण में क्या होता है, तो अवशोषित भोजन का शरीर के क्या उपयोग में लाया जाना और पांचवा क्या है, मल परित्याग, भोजन के अवशेष हानिकारक को क्या करना, बाहर निकाल देना। ठीक है, आगे देखिए अगर आमाशय में पैरिटल कोशिका से जठर रस निकलता है। आमाशय में पैरिटल कोशिका से जठर रस निकलता है और आगे करा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है,
हालांकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचाती नहीं है बल्कि एंजाइम को सक्रिय कर देती है एवं एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देती है, और एंजाइम भोजन को क्या करती है, पचाती है। ठीक है, आगे करा अमाशय के ऑक्टीसिंटिक कोशिकाओं से जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, निकलता है। ठीक है, और इसका पीएच मान जो है ना 1.5 या क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। ज़्यादा मात्रा में मसालेदार भोजन करने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ज़्यादा स्रवन होता है, जिससे अनपच या अम्लता की समस्या क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इस एसिडिटी की समस्या को दूर करने के लिए छात्र पदार्थ का सेवन करना चाहिए, और इसके प्रभाव को कम करने के लिए ईएनओ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्षार क्या होता है, मौजूद होता है। आगे करा ईएनओ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH के होल ट्वाइस पाया जाता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, 10.5 होता है, और अम्ल एवं क्षार मिलकर लवण का निर्माण कर लेते हैं एवं अवनपचय की समस्या समाप्त हो जाती है। आगे करा कि पित्त रस के बारे में, करा कि पित्त भोजन के माध्यम से क्षारीय कर देता है, और पित्त का स्राव यकृत से होता है, और पित्त वसा का पायसीकरण करता है। ठीक है, तो पित्त जो है ना वसा का पायसीकरण करता है, और पित्ताशय का आकार नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि पित्त के बारे में, कह रहा है पित्त का कार्य क्या है, तो कह रहा है मानव शरीर में पित्त का कार्य वसा के पाचन के लिए क्या है, पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का क्या है, अवशोषण करना है। तो कह रहा है कि पित्त का कार्य के बारे में कह रहा है कि मानव शरीर में पित्त का कार्य वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना है, और पित्त का स्राव यकृत से होता है, और यह पित्ताशय में यकृत जमा होता है, और पित्त का जो है ना मतलब पित्त का जो पीएच मान होता है 7.7 होता है, अर्थात यह क्षारीय है। और पित्त जो है पित्त रस पीले रंग का द्रव है, और पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, और पित्त अनेक उत्सर्जी विषैली पदार्थों तथा धातुओं के उत्सर्जन का भी क्या है, कार्य करता है, और यह विटामिन के तथा वसा में अन्य उपस्थित विटामिनों का अवशोषण में सहायक होता है, और वसा के छोटे छोटे कणों को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं, और हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य क्या है, किडनी करता है। ठीक है, तो हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन करता है, किडनी करता है। आगे कह रहा है कि पाचनकारी एंजाइमों को पेप्सिन और रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन जठर ग्रंथि करता है। ठीक है, तो पाचनकारी एंजाइमों पेप्सिन और रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन जठर ग्रंथि करता है, और प्रोटीन राइबोसोम में बनता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन राइबोसोम में बनता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, और विटामिन के रक्त के जमाने में क्या होता है, तो सहायक होता है। ठीक है, तो ये रहा बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी पूरा खत्म हो गया। तो आप लोग बताइए क्लास कैसा लगा, और अगले क्लास में जो है ना बायोलॉजी का पूरा एक क्लास में आपको सारा रिवीजन करवा देंगे। तो आप सभी लोग जो है ना तैयार रहिएगा बायोलॉजी को पूरा एक क्लास में रिवीजन करने। जिनका भी छूट गया है तो एक क्लास में जो है ना आप सारा बायोलॉजी 2008 से जितने भी बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक 2024 तक, वो आपको सारा एक क्लास में जो है ना आपको बायोलॉजी का सारा रिवीजन क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए क्लास कैसा लगा। आप लोग क्लास अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ के लिए फुल पीडीएफ के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें 18,000 प्लस मेंबर है। कितना, 18,000 प्लस मेंबर है। उसी को ज्वाइन कीजिए, आपको बायोलॉजी का पूरा क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जिनको भी देखिए बता देते हैं, जिनको भी बिहार दरोगा का बैच 3 ज्वाइन करना है, आपको बहुत लोग का मैसेज आता है कि हाँ प्रैक्टिस सेट हमें जो है ना पहले मिले और उसको हम बनाए उसके बाद क्लास देखें। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको बुक के साथ साथ जो है ना आपको सारा होमवर्क करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, आपको सारा होमवर्क और प्रैक्टिस सेट सारा करवा, जितने भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा सभी प्रकाशन का जो इंपॉर्टेंट प्रकाशन रहेगा ना आपको सारा लगभग सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। आपको एक भी बुक जो है ना मार्केट से नहीं खरीदना पड़ेगा, और इसमें जो है लूसेंट के साथ साथ आपको दृष्टि समान ज्ञान भी करवाया जाएगा। तो ये सभी बुक आपको करवाया जाएगा होमवर्क के माध्यम से, और ये सभी का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो जिनको भी जुड़ना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको शुरू से अगर तैयारी करना है बिहार दरोगा का, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप तैयारी को और ज़्यादा जो है ना बेस्ट कर सकते हैं। आप शुरू से जो है ना अपना तैयारी को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप पे। इसका फी का बात करें 149 लग रहा है। नीचे देखिए सारा डिटेल लिखा हुआ है, बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। देखिए 7549392490, इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है,
तो सभी लोग जितने भी लगता है ना कि हमें इस बार वर्दी पहनना है, जिनको लगता है कि इस बार बिहार दरोगा में रिजल्ट लेना है, या तो बिहार पुलिस में, तो बिहार पुलिस के तो अलग ग्रुप स्टार्ट हो गया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि हमें दरोगा के साथ साथ बीएसएससी एग्जाम देना है, बीपीएससी एग्जाम देना है, टीचर का एग्जाम देना है, ठीक है, ये हमको मजबूत करना है, तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कीजिए और शुरू से तैयारी कीजिए। आपको सारा जो बुक है ना शुरू से कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और सभी ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे जितने लोग नए हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, तो सभी लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और सभी लोग रिवीजन के लिए जो है ना बायोलॉजी का एक क्लास में आपको सारा क्लास आपको रिवीजन करवा देंगे, तो सभी लोग तैयार रहिएगा। और इसके बाद बताइए कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। ये बायोलॉजी पूरा खत्म हो गया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट अभी स्टार्ट करें क्वेश्चन बैंक द सिलेक्शन गुरु का, बताइएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट के बाद स्टार्ट करें, फिजिक्स स्टार्ट कर दें कि केमिस्ट्री स्टार्ट कर दें कि हिस्ट्री स्टार्ट कर दें। आपको लोग जो भी कमेंट ज़्यादा आएगा वो सब्जेक्ट जो है ना स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।